गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 कक्षा 9 कृषि विज्ञान। तो इससे पहले हमने बात की थी गोबर की खाद के बारे में कि गोबर की खाद क्या है, गोबर की खाद को बनाने के कुछ मेथड के बारे में। अब मैं बात करूंगा, आज हम बात करेंगे गोबर की खाद की मात्रा की गणना कैसे करेंगे, कि कैसे निकालेंगे कि अगर हमें किसी खेत में हमको कुछ अमाउंट में अगर नाइट्रोजन डालनी है तो उसके लिए हमें कितनी गोबर की खाद की आवश्यकता होगी। अब जैसे देखिए इसमें ये सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अब कितनी किसी खेत में कितनी गोबर की खाद डालनी है। ये इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या पता होना चाहिए आपको कि आपको कितनी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देनी है, कि प्रति हेक्टेयर यानी 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया में कितनी नाइट्रोजन देनी है। तो पहली बात तो आपका ये हो गई। अब दूसरी क्या है कि खाद में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है, ये दूसरी बात है। इन दो मुख्य बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इसकी गणना आराम से कर सकेंगे। ये कुछ उसी तरह है जैसे हम किसी भी आवश्यक उर्वरक की कितनी आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें रिकमेंडेड डोज पता है। रिकमेंडेड डोज मतलब अगर आपको ये पता है कि इतने एरिया में यानी पर हेक्टेयर इसको हमें इतने किलो इस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, इसके लिए हमें कितनी उर्वरक की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं उदाहरण यहाँ पे क्या है। अब देखिए उदाहरण को देखिए कि किसी खेत में मक्का बोनी है, उसमें नाइट्रोजन की 80 किलोग्राम मात्रा गोबर की खाद के रूप में देनी है। तो जो रिक्वायर अमाउंट है यहाँ पे आपका कितना है, ये है 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है, ठीक है। अब ये देखिए हमें ये पता है कि गोबर की खाद में एवरेज कितना है, 0.5% नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। तो आप एक ये गणना देख लीजिए कि 1 कुंटल में कितने होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं, और 10 कुंटल बराबर 1 मैट्रिक टन। तो आप ये याद रखिए कि 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम। अब देखिए तो 100 किलोग्राम आप हमेशा कोई भी उर्वरक को गणना करनी होगी तो आप ये देखिएगा प्रतिशत मतलब 100 यानी आपको 100 में कितना मिलेगा। तो इसमें देखिए अगर किलोग्राम में बात करते हैं तो 100 किलोग्राम की बात करूं तो 100 का 0.5% कितना होता है, 100 का 0.5% होता है 0.5 यानी आधा किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। तो यहाँ पे वही बात को कहा गया है, आप ऐसे समझिए, चाहे जो मैंने बताया वैसे समझिए कि 0.5 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी 100 किलोग्राम गोबर की खाद से, या फिर आप 100 गुणा 0.5 बट्टे जब 100 करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा आपका 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए इन्होंने यहाँ सीधे फॉर्मूले में रखा है कि फिर अब इसी प्रकार 80 किलोग्राम नाइट्रोजन कितने से मिलेगी। तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन को उन्होंने क्या है 100 गुणा 80 दशमलव कितनी प्रेजेंट होती है 0.5। इससे इन्होंने जब गणना करी तो आंसर आ गया आपका 20,000 किलोग्राम गोबर की खाद से। अब 20,000 किलोग्राम गोबर की खाद से कब क्या करोगे, अगर इसको कुंटल में निकालना है तो कुंटल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 से भागा कर देंगे, क्योंकि एक कुंटल में 100 किलोग्राम, तो 100 से भागा करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे और आपका बचेगा 200 कुंटल। या फिर एक और फार्मूला है, इसको आप क्या कर सकते हैं, मैं कहता हूं आप अपने याद रखने के लिए एक फार्मूला बना दीजिए कि आर इंटू आपने क्या करा, आर करने के बाद हो गया आपका इंटू 100, ये फॉर्मूला है, 100 लिखा आपने, और अपॉन क्या करेंगे ए आई। इसको मैं अभी बताता हूं, ए और आई। अब देखिए ये याद करने के लिए फॉर्मूला है, इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। आर का मतलब आप लिख लीजिए रिकमेंडेड डोज, RECOMMEND, रिकमेंडेड डोज, ठीक है। रिकमेंडेड डोज मतलब कि आपको कितनी आवश्यकता है, रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 80 किलोग्राम रिक्वायर्ड है कि इतनी आपको नाइट्रोजन देनी है हेक्टेयर में, ठीक है, 1 हेक्टेयर में। अब इंटू 100 इसलिए कि ये प्रतिशत वाला कैलकुलेशन से, इसलिए प्रतिशत का ये नीचे जाता है, ये इसलिए 100 ऊपर रखते हैं, अपॉन एआई का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी सक्रिय तत्व। लेकिन इसमें आप समझिए कि इसमें आपका सक्रिय तत्व आप कैसे मान लेंगे कि एक्चुअल अमाउंट में कोई भी न्यूट्रिएंट कितना प्रेजेंट है। तो चूंकि
गोबर की खाद में कितना परसेंट नाइट्रोजन उपलब्ध होता है? सक्रिय माने तो 0.5%, यानी आप 0.5% की जगह सीधे सीधे 0.5 की वैल्यू यहां रख देंगे, दशमलव यहां 0.5 रखेंगे और प्रतिशत का 100 ही चला जाएगा ऊपर, इनटू आपका जो एरिया है, एरिया हमेशा यहां आएगा हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देंगे, जो भी एरिया होगा उसे आप हेक्टेयर में ये एरिया हो गया, एरिया आपका हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया को हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधे सीधे क्या करेंगे, उसको 10,000 से भाग दे देंगे अगर मीटर स्क्वायर में। अब देखिए इसमें क्या है, रिक्वायर्ड अमाउंट हमारा 80, देखिए 80 ऊपर रखा है, इंटू 100, देखिए 100 यहां आ गया, अपॉन 5.5 यानी सक्रिय तत्व 0.5 आपने यहां रखा। और चूंकि यहाँ पे एरिया 1 हेक्टेयर मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में 1 लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे 1 है, फॉर्मूले में यहाँ 1 है। अब एक कैलकुलेशन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो आप अगर इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी आंसर आपका 20,000 किलोग्राम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ढेर विधि। ढेर विधि क्या है गोबर की खाद तैयार करने की? ढेर विधि में देखिए कि यह वैज्ञानिक विधि नहीं है, लेकिन आज के आधुनिक समय में अधिकतर किसान इसी विधि से खाद तैयार करते हैं। इस विधि में किसान क्या करते हैं कि खुले स्थान पर गोबर, कूड़ा करकट, राख आदि का ढेर लगा देते हैं। जैसे ढेर विधि से लग रहा है कि ढेर लगा देते हैं, ये देखिए चित्र में ढेर लगा है ना आपका, तो ये ढेर लगा देते हैं। ठीक है, और कुछ समय के बाद इस ढेर को उठाकर खेतों में डाल देते हैं। तो सिंपल आप क्या करते हैं, एक जगह पे स्थान पे कूड़ा करकट, गोबर, राख का ढेर लगाते रहते हैं, कुछ समय बाद जब वो सड़ जाता है तो उसको उठाकर खेत में डाल देते हैं। तो तथा अब क्या होता है इसमें, इस प्रकार खाद का बहुत बड़ा भाग बगैर सड़े बच जाता है तथा बहुत से पोषक तत्व व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं, जिससे खाद की उपयोगिता भी अधूरी रह जाती है। इस विधि से खाद तैयार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये खाद तैयार करने की उपयुक्त विधि नहीं है। अब हानियां क्या है? हानियां देखिए क्या है कि इस विधि से खाद तैयार करेंगे तो लगभग 1/3 नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का भाग है, वो वोलेटाइल लॉसेस बोलते हैं उसे, वोलेटाइल, VOLATILE, वोलेटाइल लॉस यानी वायु में उड़कर या वर्षा में बहकर नष्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, इस विधि से खाद तैयार करने में फास्फोरस तथा पोटाश जैसे तत्वों की भी हानि होती है, यानी फास्फोरस और P2O5 और K2O, इनकी भी आपकी हानि होगी। अब इस विधि से क्या है, खाद अच्छी से सड़ती नहीं है और खेत में दीमक लगने का भय रहता है। गोबर कच्चा रहेगा तो कच्चे गोबर में दीमक आती है। इससे अधिकतर पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं इस विधि से, और खाद की महत्ता कम हो जाती है। इस विधि से तैयार की गई खाद खेतों में तुरंत लाभ नहीं पहुंचाती और खेतों में सड़ने में समय लगता है, यानी जो खेत में डिकम्पोजिशन होगा तो समय लगेगा। अब देखिए कंपोस्ट की बात करते हैं, अगली खाद हमारी। कंपोस्ट क्या होती है? पौधों के अवशेष पदार्थों, कूड़ा करकट, मनुष्य के मलमूत्र, पशुओं के गोबर को सड़ाने से जो खाद बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। कंपोस्ट को कृत्रिम अथवा संश्लेषित फार्म यार्ड में भी खाद भी कहते हैं। ठीक है, कंपोस्ट को क्या कहते हैं? कृत्रिम खाद या संश्लेषित फार्म यार्ड खाद भी कहते हैं। अब कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग देखिए, कंपोस्ट खाद तैयार करने की क्रिया को ही कंपोस्टिंग कहते हैं, यानी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं उसको हम कंपोस्टिंग कर देंगे। अब इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि कंपोस्ट एक जैविक प्रक्रम है जिसमें वायुजीवी तथा अवायुजीवी दोनों प्रकार के सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करके पौधों के अवशेष पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को हम बोलते हैं CN रेशियो। CN रेशियो अनुपात कम करते हैं, CN रेशियो कम करते हैं। कंपोस्टिंग में सड़ी हुई खाद बनती है जो कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है, तो इसमें एरोबिक और एनारोबिक जो माइक्रोब हैं वो क्या है, जो भी अवशेष पदार्थ है उनका CN रेशियो को कम करते हैं और इससे खाद सड़ती है, जिसको कंपोस्ट कहते हैं। गोबर की खाद एक निश्चित मात्रा में ही मिल सकती है, क्योंकि गोबर एक निश्चित मात्रा में खाद बनाने के लिए उपलब्ध हो सकता है। अतः इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि गोबर की खाद के समान ही गुणकारी खाद किसी अन्य उपाय से तैयार हो जाए। कृषि विभाग ने इस संबंध में अनेक अनुसंधान कराए, तो कंपोस्ट इसी मार्ग में एक सफलता है, यानी
उसका सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। उसके अगर कंपोस्ट आपके पास फार्म यार्ड या गोबर की खाद नहीं है तो कंपोस्ट भी आपके पास एक अच्छा विकल्प है। अब कंपोस्ट खाद दो प्रकार की होती है, देखिए एक होती है फार्म कंपोस्ट और दूसरी होती है हमारी अर्बन या टाउन कंपोस्ट। तो जो कंपोस्ट फार्म पर उपलब्ध घास फूस इत्यादि वनस्पतिक वस्तुओं को सड़ाकर तैयार की जाती है उसे हम फार्म कंपोस्ट कह जाते हैं, तथा शहरी या कस्बों में उपलब्ध कूड़ा करकट मल मूत्र से बनाई गई खाद को हम टाउन कंपोस्ट कह देते हैं। अब इस सफलता का श्रेय वैज्ञानिक हचिंसन तथा रिचार्ड को जाता है। देखिए ये दो वैज्ञानिक थे, इनको जाता है इस सफलता का श्रेय। अब कंपोस्ट बनाने हेतु अनिवार्य आवश्यकताएं क्या है, तो देखिए क्या क्या जरूरत पड़ती है आपको कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक अवशेष पदार्थ होने चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें आपका क्या आता है, जो फार्म का कूड़ा करकट है, भूसा ज्वार मक्का बाजरा आदि घास पत्तियां खरपतवार है, गन्ने की पत्तियां से जो है, जलकुंभी मूंगफली का छिलका ढैंचा, पशुओं का मलमूत्र बिछावन, गौशालाओं के मूत्र में सनी मिट्टी लकड़ी की राख आदि पदार्थ हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं जिसको किसान भाई हमारे कृषक बिना कठिनाई के एकत्र कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सुटेबल स्टार्टर यानी उपयुक्त प्रारंभक या प्रवर्तक। कंपोस्ट बनाने में इसका महत्व विशेष महत्व है। जब कंपोस्ट तैयार करने वाले पदार्थों में नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन की मात्रा अधिक होती है तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन उचित रूप से नहीं होता, जो डिकम्पोजिशन है वो उचित रूप से नहीं होता। इसके लिए नाइट्रोजन युक्त प्रवर्तकों जैसे पशुओं का गोबर, जो नाइट्रोजन जिनमें होती है, यानी सुटेबल स्टार्टर के लिए क्या है, आपका वो पदार्थ होना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी आप खेत में कच्चा गोबर डालते हैं या खेत में अनडिकम्पोस्ट मतलब जिसका विच्छेदन नहीं हुआ है ऐसा कार्बनिक पदार्थ डालते हैं तो उसके विच्छेदन यानी डिकम्पोजिशन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। बैक्टीरिया को, जो आपके जीवाणु हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो खेत में उपलब्ध नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए, जिसके फलस्वरूप खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसीलिए देखिए यहाँ पे अजय स्टार्टर क्या यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या है, आपका पशुओं का गोबर है, मूत्र है, विस्टा है, सीवेज स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट तथा एडको पाउडर आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपकी सड़ाव की प्रक्रिया डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया शीघ्र होती है। अब इसमें आगे क्या है, इसमें देखिए आगे है आपका नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक में क्या है, कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने में सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता तथा संख्या का विशेष महत्व होता है। अब इन जो जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, मैंने अभी आपको बताया था। अतः नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए नाइट्रोजन के उर्वरक की उचित मात्रा भी मिलानी चाहिए। देखिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आपने मिला लिया, लेकिन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मिलाने से भी इनकी संख्या में वृद्धि होती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। माइक्रोब्स जो है, जिन्हें माइक्रोब बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। अब अगर नमी नहीं होगी, आपका पूरा जो आपका जितना भी आपने सामान उपलब्ध कराया रॉ मटेरियल बिल्कुल सूखा होगा, नमी नहीं होगी तो भाई आपके सूक्ष्म जीव कैसे काम करेंगे। तो सूक्ष्म जीवों की सक्रिय बनाने के लिए क्या है, कंपोस्ट में 50% नमी का होना अति आवश्यक है। अब चूने की उचित मात्रा, पांचवा देखिए। अब क्या होता है कि जब कंपोस्ट में जब आपका सारा जो ये पदार्थ है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उर्वरक है, जब ये सड़ते हैं तो कार्बनिक अम्ल बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। अब ये कार्बनिक एसिड जब ज्यादा बन जाता है तो क्या होगा, आपके जो माइक्रोब हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनके लिए हानिकारक होता है अम्ल। तो इसी अम्ल को उदासीन करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, कि थोड़ा चूने की आवश्यकता होती है, इसलिए चूने की भी जरूरत पड़ती है। अब उचित वायु संचार, कंपोस्ट बनाने में उचित वायु संचार का होना अधिक आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश जीव सूक्ष्म वायुजीवी होते हैं। इसके लिए कंपोस्ट के ढेर को 10-15 दिन में एक बार उलटना पुलटना आवश्यक है, ताकि उसमें वायु संचार ठीक से हो सके। अब कंपोस्ट बनाने की देखिए कुछ विधियां हैं, इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड और एडको मेथड। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंदौर मेथड की। थैंक यू।